हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 का पार्ट 5 जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम। कैसी बीम रहेगी ये हमारी आरसीसी बीम। पढ़ किसके बारे में रहे? आरसीसी की, तो टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। ठीक है, जो आरसीसी बीम होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, एकल प्रबलित धरण। हिंदी में क्या कहते हैं? एकल प्रबलित धरण। ठीक है, अब देखिए एकल प्रबलित धरण कैसे आप लोग पहचानेंगे। मान लीजिए कोई बीम का सेक्शन है जिसकी लेंथ, गहराई कितनी है? कैपिटल डी है। गहराई क्या है? कैपिटल डी है। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? स्मॉल बी। ठीक, इसमें कोई एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे क्या कहते हैं? उदासीन अक्ष। ठीक, उदासीन अक्ष का क्या मतलब होता है? ऐसी रेखा जिस पे किसी भी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करता। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने एक बीम का सेक्शन है। ये हमारा कौन सा जोन होता है? कंप्रेशन जोन होता है। उदासीन अक्ष के ऊपर का जो सिरा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्रेशन जोन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड़न क्षेत्र। ठीक, और जो नीचे का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? हमारा टेंशन जोन, तनन क्षेत्र। अब आपको बताया गया है कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में तो मजबूत होती है लेकिन तनन में वीक होती है। तो तनन को कवर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक स्टील लगाते हैं, इस्पात। ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारा तनन क्षेत्र भी क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक, तो ऐसा बीम या ऐसा खंड जिसमें इस्पात का प्रयोग कहाँ पे हो? तनन क्षेत्र में। इस्पात का प्रयोग कहाँ पे हो? तनन क्षेत्र में। तो उसे क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एकल प्रबलित धरण। ठीक, ऐसा खंड जिसमें इस्पात का प्रयोग कहाँ पे हो? तनन क्षेत्र की ओर हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इसी प्रकार दूसरी टाइप की कौन सी बीम होती है हमारी? डबली। दोहरी प्रबलित धरण। ठीक, अब देखिए जब सिंगल की बात हुई थी कहाँ पे इस्पात का प्रयोग किया जा रहा था? तनन क्षेत्र में। अब किसकी बात कर रहे हैं? डबल की बात कर रहे हैं। जब डबल की बात करेंगे, ऐसा खंड जिसमें इस्पात का प्रयोग तनन एवं संपीड़न दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोहरी प्रबलित धरण, डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक, ऐसा खंड या ऐसा बीम जिसमें इस्पात का प्रयोग संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों ओर किया जाता है, ऐसे खंड को क्या कहते हैं? डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक, इसमें देखिए ये हमारा कंप्रेशन जोन होता है, ये हमारा टेंशन जोन होता है। यहाँ भी इस्पात का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे भी इस्पात का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा सेक्शन अगर आपको दिखता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? डबली रेनफोर्स्ड बीम। आरसीसी की जो भी संरचना बनाई जाती है, आरसीसी की जो संरचना बनाई जाती है, जो बीम का सेक्शन होता है वो हमेशा मोस्टली डबली का ही बनाया जाता है। हमेशा क्या बनाया जाता है? डबली का। देखते होंगे जब बीम की डिजाइन की जाती है तो आपको नीचे नीचे तो इस्पात दिखते ही हैं, किनारे पे तो हमारे एंकर बार होते हैं और बीच में दो इस्पात एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेक्शन होता है? डबली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?
एकल प्रबलित धरण के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अब इसको ड्रा कैसे करना है आपको, पहले देखिए आपको क्या करना है, एक आरसीसी की बीम बनाना है। ठीक है, आरसीसी की बीम बनाना है। उस बीम में क्या है, ये हमारी कौन सी रेखा है, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष है। ठीक, नीचे हमारा क्या प्रयोग किया गया है, इस्पात, ये हमारा क्या है, स्टील है। ठीक, इसकी एरिया क्या कहलाएगी, एरिया ऑफ स्टील, एएसटी। खंड की कुल गहराई क्या है, कैपिटल डी। ठीक, प्रभावी गहराई क्या होगी हमारी, स्मॉल डी। चौड़ाई क्या है हमारी, बी, चौड़ाई क्या है हमारी, स्मॉल बी। ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा कौन सा जोन है। ठीक, अब इसी का क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रा करना है। अब ये लाइन कहाँ तक होगी आपकी, जहाँ तक प्रभावी गहराई होगी। ठीक है, वहाँ तक ड्रा करिएगा और एक ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का। ठीक, स्ट्रेन की बात करेगा तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेशन जोन है, तो ये क्या होगा, EC। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ES, टेंशन जोन है तो इस्पात। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, ये हमारा कौन सा डायग्राम होगा, स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊपर का पोर्शन सिग्मा CBC या सिग्मा CBC, और ये हमारा तनन की क्षेत्र की बात करेगा तो T होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेस। अब समतुल्य डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सिग्मा ST/m। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, सिग्मा CBC होगा। ये हमारी क्या होगी, उदासीन अक्ष की गहराई, जिसे किससे डिनोट करते हैं, x से। ये हर जगह वही होगा, x। ठीक है, x। इसको x क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा मैंने ड्रा किया है, वो कितनी दूरी पे कैसे ड्रा करना है, ये हम यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या कर देते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं, जिसे क्या सिंबल मैंने ले लिया यहाँ पर, x। ठीक, प्रभावी गहराई क्या थी हमारी, टोटल स्मॉल d। बताया ना कि जो डायग्राम बनेंगे जितने भी ये वाले सारे हमारे किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, प्रभावी गहराई के अकॉर्डिंग। तो टोटल गहराई कितनी होगी हमारी, स्मॉल d। ये प्रभावी गहराई इसकी कितनी हो गई, स्मॉल d। ठीक, अब देखिए अगर ये टोटल d है और ये x है, तो ये दूरी कितनी हो गई, d - x। ये दूरी कितनी हो गई, d - x, और ये दूरी कितनी हो गई, d - x। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रेन डायग्राम। आपको जब एजम्पशन बताए गए थे तो बताया गया था कि कंक्रीट और इस्पात को क्या माना जाता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। किस कंडीशन में माना जाता है, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों के सेक्शन आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जितना स्ट्रेस आप कंक्रीट पे डेवलप करेंगे उतना ही स्ट्रेस कितना डेवलप जितना स्ट्रेस आप स्ट्रेन कंक्रीट पे डेवलप करेंगे उतना ही स्ट्रेन आपको स्टील पे भी डेवलप होगा। इसलिए यहाँ पे क्या माना जाता है, ES = EC। ठीक, स्ट्रेस डायग्राम में देखिए
जब आप यहाँ पे बल लगाते हैं तो कंक्रीट तक तो वहन कर लेता है, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, तो आपका जो बल होता है वो नीचे एक लाइन में होते हुए कहाँ पे आ जाता है, सारा इस्पात पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, इस्पात पे आ जाता है। ठीक है, इसलिए उदासीन अक्ष के नीचे कंक्रीट में कोई भी बल नहीं कार्य करता, जो भी बल कार्य करता है वो कहाँ पे करता है, हमारा इस्पात पे कार्य करता है। ठीक, जैसे स्ट्रक्चर है, अगर इसमें मैंने स्टील लगा दिया तो इसका सारा भार कहाँ पे आएगा, स्टील पे आएगा। ठीक है, इसके केंद्र पे सारा बल कार्य करेगा। इसी तरह ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, जब स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करेगा। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो है उदासीन अक्ष के नीचे कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्रेसिव फोर्स नहीं काम कर रहा, सारा जो भी फोर्स है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, टेंसाइल फोर्स पे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है सिग्मा एस टी अपॉन एम। आपने एक सूत्र डेरिवेशन किया था, सिग्मा एस बराबर एम इंटू सिग्मा सी, ये आपने डिस्क्राइब किया था। इसका क्या कथन का मतलब होता है कि जो इस्पात में प्रतिबल होगा वो कंक्रीट के प्रतिबल का कितना गुना होता है, एम गुना। अब यहाँ हमारा कौन सा प्रतिबल डेवलप होगा, कंक्रीट फेल हो रही है यहाँ पर हमारी, तो कंक्रीट को कवर करने के लिए कितना प्रतिबल हमें कंक्रीट पे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा एस बराबर एम इंटू सिग्मा सी होता है, तो यहाँ से अगर आप सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा एस अपॉन एम। ठीक, जब कंक्रीट का जो प्रतिबल होगा इस्पात के प्रतिबल का डिवाइड करेंगे एम से, ठीक है, या तो इस्पात के प्रतिबल का 1/m गुना करेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर किसके कंडीशन में आएगा, इक्विवेलेंट की कंडीशन में आएगा। ठीक है, किसकी कंडीशन में आएगा, इक्विवेलेंट की कंडीशन में, जो कि पूर्णतः असत्य है। कोई भी खंड अगर आप काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो एक बराबर भाग में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यह कथन क्या हो जाता है, जब कभी आप मान्यता वगैरह के आगे जब पढ़ेंगे, एलएसएम में आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जो इसमें डब्ल्यूएसएम में यही कमी थी, डब्ल्यूएसएम के मेथड में यही कमी थी कि जो हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, खींचने के बाद उसको क्या करते हैं कि दोनों के एक समान मानते हैं। यही इस कथन में ये गलत था, जो एलएसएम में उसको क्या कर दिया गया, सुधार दिया गया। ठीक, देखिए अब आपको कुछ इसी पे बेसिस पे कुछ डिफिनीशन बता देते हैं। जैसे ये हमारा डी क्या होता है, डी कैपिटल डी क्या होता है, एक्स क्या होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, डी डैश क्या होता है। ठीक, और डीसी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एक्चुअली आपको ये पता होनी चाहिए कि कवर क्या होता है, प्रभावी गहराई क्या होती है, इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक डिफिनीशन हमारी होती है कवर। कवर को हिंदी में क्या कहते हैं, आवरण। ठीक है, आवरण बीम में इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे इस्पात के कारण रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हों और जो हमारे धूल मिट्टी बाहर इन्वायरमेंट से जो इफेक्टेड हों वो हमारे स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रभाव ना डालें। इसके लिए हम क्या करते हैं, आवरण का प्रयोग करते हैं। आवरण इसलिए बीम में डाला जाता है। जब आप देखते होंगे कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो जब इस्पात का प्रयोग किया जाता है वो सीधा नीचे की तरफ नहीं प्रयोग किया जाता, उसके लिए कुछ स्पेसिंग छोड़ दी जाती है। ठीक है, कुछ स्पेसिंग छोड़ दी जाती है। इसलिए छोड़ी जाती है कि जो हमारी स्टील है ये भी न कुछ क्या करेगी, रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करती है। जब रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करेगी तो वो क्या करेगी, कंक्रीट पर प्रभाव डालेगी। जब कंक्रीट पे प्रभाव डालेगी तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब कवर किसे कहते हैं, सीधा से देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसे किससे डिनोट करते हैं, डी सी से। इससे किससे डिनोट करते हैं, डी सी से। ठीक, गहराई किसकी, कवर की। देखिए ये सेक्शन है आपका। अब इसकी क्या डिफिनीशन बनेगी, इस्पात के निचले सिरे से खंड के निचले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। ठीक, इस्पात के निचले सिरे से खंड के निचले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आवरण। दूसरा हमारा क्या है, इफेक्टिव कवर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभावी आवरण।
ठीक है। अब देखिए प्रभावी का, इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव का सेंस होता है, इफेक्टिव का जो सेंस होता है हमारा, ये क्या होता है कि किसी चीज़ में क्या करना, इफेक्ट कर देना, प्रभाव कर देना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं? डी डैश से, डी डैश से। तो देखिए इस्पात के केंद्र से, कहाँ से? इस्पात के केंद्र से खंड के निचले सिरे, इस्पात के केंद्र से खंड के निचले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी आवरण। इस्पात के केंद्र से खंड के निचले सिरे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी आवरण। ठीक है। अब देखिए जो बाकी की जो डिफिनीशन है, कैपिटल डी एक्स की डिफिनीशन है, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।